नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। दोस्तों, डीएसपी रेडियो के लिए मैंने एमसीक्यू सीरीज चालू की है यूट्यूब पे, जो कि आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। तो इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा और बढ़िया से एमसीक्यू सॉल्व कीजिएगा। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नए चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके पहले दोस्तों, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेंगे बहुत सारे कोर्सेस। डीएसपी रेडियो का भी कोर्स चल रहा है, जो कि भारी भरकम छूट पे चल रहा है। जी हाँ, अभी डीएसपी रेडियो के कोर्स में 2500 रुपए में आपको कंप्लीट कोर्स मिल रहा है, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल, जिसमें एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ सब कुछ इंक्लूड रहेगा। तो अभी जाके आप क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। और इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 9806883688 पे, और अभी कोर्स को परचेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, आपको कोई डाउट लगता है रिगार्डिंग कोर्स या फिर कोई क्वेश्चन में, तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम यहाँ से क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू। एक ट्रांजिस्टर विथ अमीटर बेस वोल्टेज VEB दे रखा है 20 मिलीवोल्ट। देखिए यहाँ पर VEB दे रखा है 20 मिलीवोल्ट और कलेक्टर करंट दे रखी है 5 मिली एम्पियर। फॉर VEB 30 मिलीवोल्ट, 30 मिलीवोल्ट के लिए कलेक्टर करंट बोल रहा है 30 मिली एम्पियर है। तो बोल रहा है VEB 40 मिली एम्पियर के लिए कलेक्टर करंट क्या होगी। ये क्वेश्चन है आपका पहला। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कंपैरेटिवली बेस्ड क्वेश्चन है। अगर इसका आप फॉर्मूला लगाना चाहें तो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा IC = I0 e की पावर VEB अपॉन ईटा VT। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो इसके कंपैरिजन में आप क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला बेसिकली यूज करके यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो ये फॉर्मूला आप लगाना चाहें तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहां से आपको बेसिकली क्या मिलेंगी, दो इक्वेशन मिलेंगी। दोनों को आप क्या कर लीजिए, कंपेयर कर लीजिए, है ना। उससे आपको I0 की वैल्यू मिल जाएगी। अब I0 की वैल्यू मिल जाएगी तो आप क्या निकाल सकते हैं, IC निकाल सकते हैं। अगर मैं यहां पर रखूं तो पहले वाला केस रखूं तो पहला है 5 मिली एम्पियर, है ना, इंटू 10⁻³ = I0। और VEB यहां पर आपका दे रखा है कितना, VEB आपका दे रखा है 20 मिलीवोल्ट अपॉन ईटा की वैल्यू यहां पर हम 1 कंसीडर कर सकते हैं बेसिकली, है ना। डिपेंड करता है, 1 कंसीडर कर सकते हैं ईटा की वैल्यू बेसिकली यहां पे हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा नीचे VT। ऐसे सेकंड केस आप देखेंगे तो 30 आपका मिली एम्पियर है, 30 मिली एम्पियर है ना। और I0 यहां से आप निकाल लीजिएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा E की पावर में कितना, ये भी हो जाएगा 30 मिलीवोल्ट अपॉन VT, है ना। तो यहां से दोनों को आप कंपेयर करके क्या निकाल सकते हैं, VT की वैल्यू, VT की वैल्यू आप निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, I0 की वैल्यू निकालना चाहे निकाल सकते हैं, यहां से कंपेरिजन करके, है ना। तो यहां से कंपेरिजन करके आप सॉल्व कीजिए। उसके बाद I0 की जो भी वैल्यू आएगी उसे कहां पुट कर देंगे, IC वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। उससे क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये आप इस तरीके से करना चाहें तो कर सकते हैं। और अब यहाँ कंपैरिजन भी देखें तो 20 पे 5 हुई, है ना, 30 पे देखिए 30 हो गई, और 40 पे तो जाहिर सी बात है काफी ज्यादा हो जाएगी, है ना। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर 10 मिलीवोल्ट बढ़ने से, 10 मिलीवोल्ट बढ़ने से आप देखिए यहां पर कितना बढ़ रहा है, यहां पर 25 बढ़ रही है। तो जाहिर सी बात है यहां पर आप देखेंगे 10 बढ़ने से सीधा सीधा कितना हो रहा है, यहां पर 6 टाइम्स हो रही है ना। 10 बढ़ने से 6 टाइम्स हो रही है। तो जाहिर सी बात है, कंपैरिजन अगर करूं मैं कंपैरिजन करके बता रहा हूं, डायरेक्ट आंसर वैसे भी निकाल सकते हैं आप। एक तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, दूसरा कंपैरिजन देखिए कि भाई 20 से 30 हुआ तो ये 5 से कितनी हो रही है, 5 से हो रही है 30, मतलब पूरा कितने टाइम्स बढ़ गई, 6 टाइम बढ़ गई। कितने चेंज होने पर, 10 वोल्ट चेंज होने पर, मिलीवोल्ट चेंज होने पर। अब यही 10 मिलीवोल्ट चेंज हो रहा है तो जाहिर सी बात है 40 हो रहा है। तो मैं कह सकता हूं ना, अभी 30 से फिर कितना होगी, 6 टाइम्स होगी। तो इसका आंसर जो होना चाहिए 180 मिली एम्पियर होना चाहिए, और यही इसका आंसर है। आप जब सॉल्व करेंगे इसको तब भी आपका क्या आएगा, 180 आएगा। और आप नॉर्मल अगर आप इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे कंपैरिजन वाली, तब भी आपका क्या आएगा, 180 आएगा, है ना। तो मेरे हिसाब से इस टाइप के क्वेश्चन में कंपैरिजन से ज्यादा जल्दी आंसर आता है एज कंपेयर टू सॉल्व करना। तो सॉल्व
करना तब जब वैल्यू डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ 20 मिली एम्पियर देन 30 है ना, उसके बाद यहाँ पर मे बी 50 होता है, 60 होता है ना, 10 का वैल्यू नहीं मिलती, तो फिर आप इस तरह से सॉल्व करते फॉर्मूले से। लेकिन यहां पर वैल्यू वैसी है कि 20 से 30, 30 से 40, 10 से इंक्रीज हो रही है, 6 टाइम्स हो रही है, तो मैं कह सकता हूं डायरेक्ट क्या होगी 180 इसका आंसर होगा। तो कई बार आपको इस तरह से लॉजिक भी लगानी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द कॉलम आपका क्वेश्चन है दोस्तों। बीजेटी दे रखा है, मॉसफेट दे रखा है, टनल डायोड दे रखा है और जेनर डायोड दे रखा है, और आपका सेकंड आपका लिस्ट दे रखी है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आपको मैच करना है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक कौन सी सही होगी। चलिए, तो जेनर डायोड का मैंने आपको यूज बताया था बच्चों, अगर आपको ध्यान हो तो जेनर डायोड का यूज होता है वोल्टेज रेगुलेटर में, तो डी का हो जाएगा 3। वोल्टेज रेगुलेशन में, वोल्टेज रेगुलेटर में, ईडीसी एनालॉग सर्किट में आप लोग पढ़ेंगे है ना, इस सर्किट के बारे में, जेनर डायोड के बारे में एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, तो वहां पर आपको यूज होता है। तो ये तो हो गया डी का 3, तो 2 ऑप्शन आपके वैसे ही कट जाते हैं है ना। इसके बाद आपने मॉसफेट देखा, आपने टनल डायोड देखा, दोनों के बारे में मेरे हिसाब से आप लोग को अच्छे से पता है कि दोनों का काम क्या होता है ना, दोनों का काम क्या होता है ये आपने अच्छे से पढ़ा है ना। तो बेसिकली अगर मैं यहां पर टनल डायोड की बात करूं तो ये बेसिकली क्या है, टनल डायोड है वोल्टेज कंट्रोल नेगेटिव रेजिस्टेंस है ना, तो सी का हो जाएगा 1, सी का 1 हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है पहला ऑप्शन कट गया, और बी का हो जाएगा सेकंड हाई करंट गेन, और मॉसफेट का हो जाएगा बेसिकली आपका हाई इनपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, कंपैरिजन हो जाएगा, बी यहां पर क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो टनल डायोड के बारे में मेरे हिसाब से आप सभी ने पढ़ा है कि भैया टनल डायोड में जो आपका नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक आती है, पीक करंट और मैक्सिमम वैल्यू जो आती है उसके बीच में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जंक्शन ट्रांजिस्टर द collector cutoff current ICBO reduce considerably by doping the। अब जो आपकी ICBO है, जो बेसिकली आपकी ICO है वही है ना, मैंने आपको पढ़ाया है इसके बारे में। अब बोला वो रिड्यूस होती है बाय डोपिंग, कैसे, चलो जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। आपने एक अल्फा वाला फॉर्मूला पढ़ा था, मैंने आपको अल्फा वाला फॉर्मूला पढ़ाया था कि ICO माइनस ICBO अपॉन IE, ये मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था शायद है ना, ये फॉर्मूला आपको मैंने पढ़ाया था है ना। तो ये अगर आपको याद है, जो है आपकी ICBO है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी है ना। इंक्रीज कब होगी, जब आप क्या करोगे, अमीटर विथ हाई लेवल ऑफ इम्प्योरिटी, अमीटर में क्या करोगे, जब आप क्या करोगे, डोपिंग हाई करोगे। अब डोपिंग हाई करोगे तो कॉमन सेंस लगाइए, अगर डोपिंग हाई है तो आई बढ़ेगा। अब आई बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है अल्फा कम होगा। अब आई बढ़ेगा, अल्फा कम होगा, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे जो आपकी ICBO है वो क्या होगी, रिड्यूस होगी है ना। तो बेसिकली आपका क्या है, आई बड़ा होना चाहिए। तो भैया मीटर में हमें क्या करनी पड़ेगी, हाई डोपिंग करनी पड़ेगी, और ये बेसिक सा फॉर्मूला पढ़ा है आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a junction transistor biased for operation at emitter current IE and collector current IC, the transconductance। अब देखो ट्रांसकंडक्टेंस का फॉर्मूला पूछा है, तो मेरे हिसाब से मैंने आपको लिखवाया है डायरेक्ट है ना, मैंने आपको डायरेक्ट लिखवाया है इसका फॉर्मूला। क्या होता है, Q इंटू IE अपॉन KT, ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है, आपको लिखवाया है ना। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला आप देखिएगा, ट्रांसकंडक्टेंस जब मैंने पढ़ाया आपको तो वहां पर मैंने इसको मेंशन करवाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ट्रांजिस्टर हैज करंट गेन 0.99 इन कॉमन बेस मोड, द करंट गेन इन कॉमन कलेक्टर मोड। अब ये अल्फा बीटा गामा की कैलकुलेशन आ गई, तो मेरे हिसाब से अल्फा आपको दे रखी है ना। अल्फा जो है कॉमन बेस गेन होती है, आपको यहां पर कॉमन कलेक्टर यानी बीटा पूछा जा रहा है, बीटा कैलकुलेट करने का पूछा जा रहा है कॉमन कलेक्टर में। तो आपको रिलेशनशिप मेरे हिसाब से याद होगा, बीटा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, यही होता है बीटा इक्वल टू, रख दो वैल्यू यहां पर 0.99 अपॉन 1 माइनस
0.99, ये आपका 0.99 ही आएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चेक कर लीजिए, यही ऑप्शन होगा। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होगा, सॉरी। सॉल्व करो इसको अच्छे से पहले तो। हाँ, नीचे आप देखिए क्या मिलेगा, नीचे मिलेगा 0.1, है ना। 0.1 मिलेगा, ये हो जाएगा 99 बाय, है ना। तो ये 99 मिलेगा, है ना। लेकिन हमें कॉमन कलेक्टर की बात हो रही है, तो कॉमन कलेक्टर मतलब गामा निकालना है एक्चुअली, सॉरी। कॉमन कलेक्टर यानी गामा निकालना है। गामा होता है बीटा प्लस 1, गामा होता है बीटा प्लस 1। जो बीटा होता है वो होता है कॉमन मीटर, है ना। कॉमन कलेक्टर की बात हो रही है, गामा निकालना है, तो गामा इक्वल टू बीटा प्लस 1 होता है। बीटा यहां से हमने निकाल लिया, कितना आया, बीटा आ गया हमारा बेसिकली 99, तो 99 प्लस 1 इसका आंसर जो होगा 100 हो जाएगा, है ना। तो ये तीन फॉर्मूले मेरे हिसाब से मैंने आपको लिखाए हैं, रिलेशनशिप लिखवाया है ना। तीनों के बीच में अगर आपको रिलेशनशिप नहीं याद है तो मैं आपको फिर से बता देता हूं। तीनों के बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो क्या होती है, गामा इक्वल टू क्या होता है, बीटा प्लस 1, बीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है, 1/1 माइनस अल्फा, 1/1 माइनस अल्फा। ये बेसिक सा फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था, है ना। और ये मेरे हिसाब से आपको सभी को याद रखना है, क्योंकि यहां से आपको पूछा जा सकता है ना। जो आपकी ये है, ये कॉमन कलेक्टर, है ना, बीटा आपका कॉमन एमीटर और अल्फा आपका कॉमन बेस, है ना। तो ये आपको याद रखना है। कलेक्टर में गामा मिलेगा, एमीटर में बीटा मिलेगा और बेस में अल्फा मिलेगा। ये फॉर्मूला लगा सकते हो। तो अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहो तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। गामा क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस अल्फा। तो सॉल्व करोगे तो 1/1 माइनस 99.99 जो कि देगा 1/01, जो कि आपका आएगा 100 के आसपास, है ना। तो वही आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है। क्या है, बाइसिंग ऑफ जंक्शन दे रखी है, सेकंड है फंक्शन। तो पहला बोल रहा है कि इमीटर बेस्ड जंक्शन अगर मैं फॉरवर्ड बायस करता हूं और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन रिवर्स बायस करता हूं, तो जाहिर सी बात है इमीटर बेस्ड जंक्शन आपका फॉरवर्ड बायस है। इमीटर बेस्ड जंक्शन मतलब जंक्शन ई फॉरवर्ड बायस है पहले केस में, और जंक्शन सी जो है वो रिवर्स बायस है। तो आपको पता है ये कौन सा मोड होता है, ये एक्टिव मोड होता है। ये कौन सा मोड होता है, ये होता है आपका एक्टिव मोड, है ना। ये होता है आपका एक्टिव मोड। तो जाहिर सी बात है एक्टिव मोड होगा, एक्टिव मोड होगा तो जाहिर सी बात है आपका क्या हो जाएगा, हाई गेन एम्पलीफायर। ऐसा हम उसे एम्पलीफायर यूज करते हैं, है ना। तो पहले का हो जाएगा 3, पहले का 3 हो गया तो दो ऑप्शन वैसे ही कट गए आपके ए और डी। फिर है बोथ इमीटर बेस एंड बोथ आर फॉरवर्ड बायस। अब ये भी फॉरवर्ड बायस है, ये भी फॉरवर्ड बायस है, दोनों ही फॉरवर्ड बायस है सेकंड केस। तो मैंने आपको लिखवाया है जब दोनों ही फॉरवर्ड बायस होते हैं तब क्या होता है, फॉरवर्ड बायस अगर दोनों को ही मैं फॉरवर्ड बायस कर दूं तो क्या होता है ना, सैचुरेशन की कंडीशन आ जाती है। अगर दोनों ही क्या है, फॉरवर्ड बायस हैं, दोनों ही फॉरवर्ड बायस हैं, तो सैचुरेशन की कंडीशन होती है ना। तो सैचुरेशन की होगी तो जाहिर सी बात है क्या होगा इसमें, जाहिर सी बात है आपका क्या होगा, सैचुरेशन कंडीशन हो जाएगी। इसका हो जाएगा 2, दोनों में 2 है, ठीक है, कुछ नहीं कटेगा। इसके बाद फिर तीसरा कंडीशन दे रहा है कि इमीटर बेस रिवर्स बायस और ये हो जाए आपका फॉरवर्ड बायस। तो ये एक्टिव रिवर्स एक्टिव रीजन हो जाता है, रिवर्स एक्टिव रीजन हो जाता है ना, रिवर्स एक्टिव रीजन हो जाता है। तो जाहिर सी बात है वेरी लो गेन एम्पलीफायर काम करेगा। इसका हो जाएगा फर्स्ट, है ना। तो फर्स्ट हो गया तो सी ऑप्शन भी यहाँ पे कट जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। अब बोल रहा है दोनों ही रिवर्स बायस हो तो भैया कट ऑफ रीजन होता है, सभी को पता है। तो ये मेरे हिसाब से आपने अच्छे से पढ़ा होगा, दोनों ही अगर रिवर्स बायस हो तो कट ऑफ होता है ना। तो ये अच्छे से मैंने आपको एक एक कंडीशन भी बताई कि सैचुरेशन वोल्टेज कितना होना चाहिए, कितनी कंडीशन होनी चाहिए, पूरा आपने पढ़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुरा एट 25 डिग्री सेल्सियस द कलेक्टर एमीटर वोल्टेज ड्रॉप ऑफ सिलिकॉन ट्रांजिस्टर एट सैचुरेशन इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट। अब भैया 25 डिग्री सेल्सियस पे बोल रहा है कि कलेक्टर एमीटर वोल्टेज ड्रॉप जो होगा सिलिकॉन ट्रांजिस्टर का कितना होता है। तो मेरे हिसाब से ये आपको अच्छे से पढ़ा हुआ है आपने,
है ना, और इसकी वैल्यू भी आपको रटी होगी। और याद कीजिए क्या है ये 0.3 होता है, मैंने आपको लिखवाया था 0.5 और 0.3, है ना। मैंने बोला था अगर कभी 0.5 ना हो तो 0.3 पे टिक कर दीजिएगा, ये चीज मैंने आपको अच्छे से बताई थी और इसको आप नोट कर लीजिएगा, है ना। तो इसका आंसर 0.3 हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। 0.3 0.3 0.5 दोनों दे रखा है यहाँ पर, है ना, 0.3 0.5 दोनों रेखा है, लेकिन आप इसको कंसीडर जो करेंगे 0.3 कंसीडर करेंगे। मैंने आपको बताया था कि ओल्ड वाले में 0.5 होता है, लेकिन जो आप लेटेस्ट में वो करेंगे तो 0.3 लेके चलिएगा, है ना। बेसिकली आपका क्या है, कलेक्टर अमीटर वोल्टेज ड्रॉप, है ना, कलेक्टर अमीटर वोल्टेज ड्रॉप जो है 0.3 के आसपास आप इसको कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। इसके अलावा इसमें और भी मैंने एक दो पॉइंट लिखवाए थे, अगर आपको ध्यान हो, जो बेसिकली इससे रिलेटेड मैंने आपको बताए थे कि कितना क्या करना चाहिए, है ना। और एक पॉइंट मैंने लिखवाया था डेल वी अपॉन डेल टी, है ना। 1 डिग्री टेम्परेचर पर, 1 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज होने पर मैंने आपको लिखाया था, इंक्रीज होने पर सॉरी, जो बेस एमीटर वोल्टेज है वो कितने से ड्रॉप होता है, 2.5 मिली वोल्ट से ड्रॉप होता है ना। ये मैंने आपको लिखवाया था। एक ये भी पूछ लेगा कई बार, है ना, जब आपका एमीटर बेस वोल्टेज की बात करेगा 2.5 मिली वोल्ट से ड्रॉप होता है, ये याद रखिएगा एक और। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिवर्स बायस ब्रेकडाउन ऑफ हाई स्पीड सिलिकॉन ट्रांजिस्टर इज ड्यू टू। रिवर्स बायस ब्रेकडाउन जो होगा आपके ट्रांजिस्टर का, वो किस कारण होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए, तो मैंने आपको पढ़ाया है, पहला है कि एवलांच ब्रेकडाउन मैकेनिज्म एट बोथ जंक्शन, बिल्कुल रॉन्ग है ना। इसके अलावा जेनर ब्रेकडाउन मैकेनिज्म एट बोथ जंक्शन, ये भी रॉन्ग है। फिर बोल रहा है जेनर ब्रेकडाउन मैकेनिज्म एट बेस जंक्शन, रॉन्ग है। फिर बोल रहा है जेनर ब्रेकडाउन मैकेनिज्म एट बेस एमीटर जंक्शन और एवलांच ब्रेकडाउन इन कलेक्टर बेस जंक्शन। तो ये मैंने आपको, अगर आपको याद हो दोस्तों, तो मैंने बकायदा इस तरह से डायग्राम बनवाया था, है ना, और उसमें लिखवाया था मैंने इस तरह से। अगर आप देखेंगे नोट्स पलटा के, तो मैंने इस तरह से डायग्राम बनवाया था, इमीटर बेस कलेक्टर, और मैंने यहाँ पे आपको लिखाया था पूरा इस तरह से डोपिंग वोपिंग बना के कि हाईली डोपिंग, है ना, लाइटली डोपिंग, मॉडरेट डोपिंग, है ना। फिर मैंने यहाँ लिखाया था कि यहाँ पर आपका जो ब्रेकडाउन होगा वो स्मॉलर ब्रेकडाउन होगा, तो स्मॉलर ब्रेकडाउन होगा तो जेनर ब्रेकडाउन होगा, और यहाँ पर आपका हायर ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा, यानी आपका एविलांच ब्रेकडाउन होगा। इस तरीके से मैंने आपको डायग्राम में ही पूरा बता दिया था कि क्या होता है। तो ये डायरेक्ट नोट्स से आपका क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्जन रीजन वाला क्वेश्चन है कि semiconductor device like BGT had maximum temperature of operation beyond which they do not function. रीजन बोल रहा है extrinsic P and N type semiconductor behave as intrinsic beyond that temperature and the effect of doping is lost. अब आपको बताना है इसमें कौन सा सही होने वाला है। इसका आंसर देख लीजिए अच्छे से और इसका आंसर बताइए। देखो, पहला बोल रहा है कि भैया जो BGT है मैक्सिमम टेम्परेचर ऑपरेशन बियॉन्ड विच दे नॉट फंक्शन, तो जाहिर सी बात एक टाइम के बाद वो फंक्शन नहीं करेगा अगर टेम्परेचर उस लिमिट से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा है कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है तो जो आपका वोल्टेज अक्रॉस है बेस एमीटर जंक्शन वो भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो वो डिक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है करंट भी फिर क्या होने लगेगी, डिक्रीज होने लगेगी। तो पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा बोला एक्सटेंसिक पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर बिहेव एज इंट्रिंसिक बियॉन्ड द टेम्परेचर एंड द इफेक्ट ऑफ डोपिंग इज लॉस्ट, बिल्कुल सही है। इसका रीजन कि भैया एक टाइम आने के बाद क्या होता है, जो माइनॉरिटी के रिएक्ट्स होते हैं वो उनका कंसंट्रेशन काफी ज्यादा हो जाता है। जब टेम्परेचर एक टाइम पर उतना हो जाता है तो वो एज अ किसकी तरह बिहेव करने लगते हैं, फिर आपका इंट्रिंसिक की तरह बिहेव करने लगते हैं, जिसके कारण वो उतना कह सकते हो कंडक्टिविटी नहीं देते। तो इसका रीजन भी यहाँ पे सही है, तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर हैज हाई गेन, हाई एमीटर एफिशिएंसी एंड हाई स्पीड। रीजन है द ट्रांजिस्टर हैज हैवी एमीटर डोपिंग एंड नैरो बेस विड्थ। तो ये भी बिल्कुल सही है कि भैया
अगर आपका ट्रांजिस्टर का हाई गेन कब मिलेगा, हाई एमीटर एफिशिएंसी कब मिलेगी, हाई स्पीड कब मिलेगी, जब इमीटर हाईली डोप्ड हो और आपका बेस लाइटली डोप हो और बेस की जो वो हो विथ काफी कम हो। अगर वो कम रहेगी तो जाहिर सी बात है तुरंत पार करते जाएंगे, रिकॉम्बिनेशन रेट थोड़ा कम रहेगा और तुरंत वो उसको क्रॉस करके कहां पहुंचेगा, कलेक्टर में पहुंचेगा, तो करंट ज्यादा होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ट्रू ए एंड बी, और उसकी सही कह सकते हो आप एक्सप्लेनेशन भी ये दे रहा है। ठीक है।